नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार और HTML के इस ट्यूटोरियल में मैं आपका वेलकम करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का। तो पिछले इसमें हमने जाना उसके नेम एट्रीब्यूट्स के बारे में, एंकर टैग के नेम एट्रीब्यूट के बारे में। अब इसका पांचवा एट्रीब्यूट है, वो है डाउनलोड। एक्चुअली मैं पहले एक वीडियो के अंदर दो एट्रीब्यूट्स के बारे में बता रहा था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैं अब एक वीडियो में एक ही एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊंगा आपको, ताकि वीडियो छोटे बने और जल्दी समझ में आए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ऐसा लगता है महाभारत समझा दी होगी इसमें। तो चलिए देखते हैं। अब इसका जो ये पेज है, हम इसके बारे में थोड़ा सा इसको तो पढ़ा रहने देते हैं फिलहाल। यहाँ पे एक हम लगाते हैं एक टैग, एक का टैग, और हम इसे बंद करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम क्लिक मी, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं डाउनलोड, DOWNLOAD, डाउनलोड। डाउनलोड का इस्तेमाल हम करते हैं, अब इसे सेव करते हैं। पहले यहाँ पे एक BR का टैग लगा देते हैं, BR का टैग लगा देते हैं। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया, डाउनलोड का नीचे आ गया है। अब इसे हम बनाते हैं href आगे पे टू डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे हम उस फाइल की लोकेशन देंगे। जैसे हम पहले लिंक देते थे यहाँ पे कि भैया इस पेज पे ले जाओ, तो हमें यहाँ पे वो फाइल की लोकेशन देनी होगी जहाँ पे वो फाइल पड़ी है और जिसे डाउनलोड करना है। तो मैंने इसी के अंदर एक फ़ाइल की हुई है JPG, एक जोक्स की JPG फाइल है। इसे हम डाउनलोड करेंगे। हम सिंपली देखते हैं पहले, अगर हम इसे href के अंदर यूज़ करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है, 25.jpg। जब हम कोई फाइल की लोकेशन देते हैं या किसी फाइल पे भेजना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ब्राउज़र समझ नहीं पाता है कि ये फाइल क्या है। क्योंकि एक नाम से दो फाइलें भी हो सकती हैं, 3 फाइलें भी हो सकती है, 4 फाइलें भी हो सकती है, लेकिन उनके एक्सटेंशन नेम अलग होगी। यहाँ पे MP3 भी हो सकता है, JPG भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये फाइल पड़ी है यहाँ पे 32 के नाम से है, अगर मैं इसे 25 कर दूँ, एक नाम से दो फाइलें हैं लेकिन दोनों की एक्सटेंशन नेम अलग है। लेकिन हम यहाँ पे अगर हम इसको सिर्फ 25 देंगे तो ब्राउज़र कन्फ्यूज़न पड़ जाएगा कि वो किस फाइल को डाउनलोड करें या किस फाइल को सेलेक्ट करें, तो 25 उसका नाम भी है, उसका नाम भी है। लेकिन जब .jpg लगाते हैं तो JPG लगते के साथ ही JPG की कोई दूसरी फाइल वहाँ पर अगर पड़ी होगी तो उसका नाम ये नहीं होगा किसी भी कीमत पर, ठीक है, क्योंकि सेम एक्सटेंशन और सेम नेम की दो फाइलें एक जगह पर नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो इसलिए एक्सटेंशन नेम लिखना बहुत कंपलसरी है। उसके बाद में अब हम इसको सेव करते हैं, हम इसे वापस रिफ्रेश करते हैं, डाउनलोड आ गया। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसने इस फाइल पे हमें पहुंचा दिया, ठीक है जी। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे ही वो डाउनलोड पे क्लिक करे तो वो फाइल उसकी डाउनलोड में लगे, ना कि वो उसके ऊपर चला जाए, उसके सामने ब्राउज़र में ही खुल जाए, चाहे वो कुछ भी हो। तो हम इसे करते हैं यहाँ पर, ये तो लग गया। उसके बाद हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं DOWN, डाउनलोड इक्वल टू यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, फिलहाल ABC दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंट्रोल से सेव किया, ठीक है जी। हमने इसे रिफ्रेश किया दोबारा, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। पहले जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे थे तो वो फाइल हमें ब्राउज़र में ही खुल रही थी, लेकिन अब वो हमारे सामने नीचे डाउनलोड हो रही है। तो अब इस टैग का इस्तेमाल करके, डाउनलोड टैग का इस्तेमाल करके हम किसी भी फाइल को किसी भी फाइल को डाउनलोड के लिए अपने यूज़र को दे सकते हैं अपने वेब सर्वर से या किसी भी वेबसाइट से। तो ठीक है, ये है डाउनलोड टैग। अब तक हमने जाना href टैग के बारे में,
टारगेट टैग के बारे में, टाइटल टैग के बारे में, टाइटल एट्रीब्यूट्स के बारे में, नेम एट्रीब्यूट के बारे में और डाउनलोड एट्रीब्यूट के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त अनुपम यादव और HTML के इस ट्यूटोरियल में आपका वेलकम करता हूं। इससे पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने जाना href के बारे में, एंकर टैग के href एट्रीब्यूट के बारे में, टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में, उसके अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में, कौन सी वैल्यूज़ हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइटल टैग एट्रीब्यूट के बारे में, नेम एट्रीब्यूट के बारे में और डाउनलोड एट्रीब्यूट के बारे में। अगर इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे का शुरू करते हैं। छठा एट्रीब्यूट है इसका href लैंग्वेज। href लैंग्वेज ये स्पेशली लैंग्वेज को डिफाइन करता है, इंग्लिश और href लैंग्वेज ये स्पेशली ब्राउज़र के यूज़ में नहीं आता है। ये स्पेशली जो सर्च इंजन वगैरह होते हैं ये उनके काम के मतलब की चीज़ है, ये उनके मतलब की चीज़ है। वो ये बताता है कि जो हमारा जो इससे हमने पहले काम किया था, आपने देखा होगा, ये हमने गूगल का पेज लगाया था और ये टाइटल टैग वगैरह लगाए थे। स्पेशली ये ब्राउज़र की मदद नहीं करता, ये सर्च इंजन की मदद करता है ये बताने के लिए कि ये जो हमने लिंक लगाया है ये किस लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में है या इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इसके लिए हम सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है यहाँ पे FLANG इक्वल टू और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 कोड के अंदर वो लैंग्वेज का लिखनी होती है। अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हमारी इंग्लिश में अगर वो है तो हम लिखेंगे EN, और अगर हमारा हिंदी में है तो हम लिखेंगे HI बस। और हम इसे कंट्रोल करके सेव कर देंगे और हम ब्राउज़र पे देखेंगे हमारा कोई इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब भी हम गूगल वगैरह को या कोई भी सर्च इंजन हमारी इस वेबसाइट पर आकर विज़िट करता है तो उसको इस टैग के ज़रिए ही पता लगता है कि ये जो हमने लिंक लगाया हुआ है, ये जो हमने लिंक लगा रखा है google.com, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये उनको स्पेसिफाई करने में मदद करता है कि भैया इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर है, ये या फिर ये किसी और लैंग्वेज के अंदर है। जिस भी लैंग्वेज में है उस लैंग्वेज के पहले 2 डिजिट हमें यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, चाहे उड़िया हो, तमिल हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या चाइनीज़ हो या फिर जापानीज़ हो या फिर यूरोपियन लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो उसके 2 यहाँ पर हमें 2 डिजिट लिखने पड़ते हैं। और सर्च इंजन समझ जाता है कि जो लिंक लगा हुआ है ये इस लैंग्वेज में लगा हुआ है। इसका ब्राउज़र पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये स्पेशली सिर्फ सर्च इंजन वगैरह के लिए ही या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मुझसे इस वीडियो के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपम और HTML के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एब्रीविएशन टैग यानी कि ABR टैग के बारे में। दोस्तों, ABR टैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ABR टैग डिफाइन एन एब्रीविएशन लाइक December ATM SBI, यानी कि बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो यूज़र के लिए और जो सर्च इंजन हमारे वेबसाइट पर आते हैं उनके लिए। कभी कभार हम कुछ शॉर्टकट लिख देते हैं जैसे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है, तो सर्च इंजन को कैसे पता लगेगा कि भाई इसका मतलब क्या है? तो उसे ABR टैग के ज़रिए पता लगता है कि SBI की फुल फॉर्म या ये SBI है यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल किया गया है, ATM किस लिए इस्तेमाल किया गया, दिसंबर DEC किस लिए इस्तेमाल किया गया। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है ये तो आपको पता ही है, HTML हेड, टाइटल,
हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज और HTML। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक पैराग्राफ लेते हैं, इसके टैग और पैराग्राफ को क्लोज कर देते हैं। पैराग्राफ क्या है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम पैराग्राफ टैग के अंदर ले लेते हैं हेलो और आ गया हेलो वर्ल्ड माय बैंक नेम इज SBI। अब ये SBI क्या है इसके बारे में कैसे पता लगेगा भाई SBI का मतलब क्या है यहाँ पे। तो उसके बारे में हमें सर्च इंजन को बताना पड़ेगा। उसके लिए हम ABR टैग का यूज़ करते हैं। ABR टैग यहाँ पे हमने लगाया, इसके बाद में हमने किया इसको क्लोज। ठीक है जी, लेकिन इसके लिए इसका एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है जो कि है टाइटल। ठीक है जी, इसको हमने सेव किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब इसको हमने रिफ्रेश किया। देखिए जैसे मैं इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जैसे ही हम इसके सोर्स कोड को देखेंगे तो यहाँ पे SBI और ये इसकी फुल फॉर्म बैंक की स्पेलिंग तो वही बात। ठीक है जी, एब्रिविएशन टैग यानी कि ABR टैग का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ किसी शॉर्टकट फॉर्म को या ये अपने यूज़र को या फिर सर्च इंजन को ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये शॉर्टकट फॉर्म या ये जो शब्द हमने लिखा है शॉर्टकट में इसका असलियत में मतलब क्या है। ठीक है जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनूप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे एक्रोनिम टैग के बारे में। एक्चुअल में एक्रोनिम टैग जो है ये भी ABR एब्रिविएशन टैग की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल कम हो गया है। HTML5 में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। जैसे ABR टैग का इस्तेमाल करते हैं वैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं। एक पैराग्राफ ले लेते हैं। सिंपल सा पैराग्राफ ले लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। माय नेम इज AK। ये AK क्या है? व्हाट इज AK? भाई AK क्या है तो कैसे बताएंगे? जैसे हम एब्रिविएशन टैग का इस्तेमाल करते हैं। चलो इसको रन करके देखते हैं अब क्या बात है भाई। अच्छा, यह माय नेम इज AK। AK क्या है यहाँ पे ले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चलिए हम सिंपल इसमें एक्रोनिम टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे इस टैग को हमने क्लोज कर दिया। उसी तरीके से टाइटल टैग, टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल डबल कोट्स के अंदर जैसे इसके ऊपर माउस का कर्सर लेके जाता हूँ ये शो करता है इसका फुल फॉर्म।
और जैसे ही मैं सोर्स कोड के ज़रिए इसे देखता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि एक का मतलब है अनुकुमार। तो एक्रोनिम टैग का इस्तेमाल भी क्या कहते हैं एब्रीविएशन टैग की तरह ही किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल आजकल इसका इस्तेमाल इतना खास होता नहीं है HTML5 के अंदर, लेकिन फिर भी कोई इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे टैग के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML की इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है HTML का address tag. The address tag define the contact information for the author or owner of a document of an article. यानी कि एड्रेस टैग जो है हमारे जो डॉक्यूमेंट है या फिर आर्टिकल है, उसका जो आर्टिकल है तो उसका लेखक कौन है और डॉक्यूमेंट है तो उसका ओनर कौन है, यानी कि उसका मालिक कौन है, उसके कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसे, सर्च इंजन को। और क्या कहते हैं कोई विजिटर आता है या फिर कोई यूज़र आता है तो उसे उसकी इंफॉर्मेशन ये एड्रेस टैग जो है प्रोवाइड कराता है। बेसिकली ये सर्च इंजन को प्रोवाइड कराता है कि ये जो पेज है या फिर ये आर्टिकल है, ये इसका लेखक कौन है या फिर इस पेज का मालिक कौन है। ये एक सर्च इंजन को एड्रेस टैग के जरिए पता चलता है, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन उस एड्रेस टैग के जरिए उसे मिलती है कि ये इस चीज कॉन्टैक्ट इस डॉक्यूमेंट या इस आर्टिकल के मालिक का है। ठीक है जी। इफ द एड्रेस एलिमेंट इज इनसाइड द बॉडी एलिमेंट इट रिप्रेजेंट कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, यानी कि अगर हम एड्रेस टैग को बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं तो हमें क्या कहते हैं उस डॉक्यूमेंट जो यानी कि वेब पेज है उसके मालिक का पता लगता है। अगर हम एड्रेस टैग को बॉडी टैग के साथ बॉडी टैग के अंदर यूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट के मालिक का पता चलता है, उसके कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें कि इसका ये जो पेज है इसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। If the address element is inside an article element, it represent contact information for the article. यानी कि अगर हम उसे आर्टिकल के अंदर यूज करते हैं एड्रेस टैग को तो आर्टिकल के राइटर का पता लगता है, उसके कॉन्टैक्ट आर्टिकल के राइटर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च इंजन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है जी, चलिए अब इसे प्रैक्टिकल करते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसे नोटपैड में खोल लेते हैं। ठीक है जी, फिर हम इसका टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूज सिंपल है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एड्रेस टैग, इसका एक ओपनिंग होता है, इसका एक क्लोजिंग भी होता है। क्लोजिंग टैग यहाँ पे हम डालेंगे ठीक है जी, और यहाँ पे हमने डाल दिया 84। ठीक है, यहाँ पे हम BR टैग का यूज करेंगे। ये BR टैग क्या है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा आपको BR टैग के बारे में जब उसका नंबर आएगा।
सेव किया, इस पेज को खोलते हैं हम। ठीक है जी, तो ये जो इस एड्रेस टैग की खासियत हो रहा है कि इसमें जो भी हम एड्रेस टैग में यूज़ करते हैं वो इटालियन स्टाइल में लिखा हुआ आता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है rated by AK84, ठीक है, visited us at ak84.com, हालांकि कोई .com नहीं है फिलहाल, रेवाड़ी हरियाणा इंडिया। इसमें कोई ज़रूरी नहीं आप पूरा का पूरा पोस्टल एड्रेस भी डालें, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस टैग के ज़रिए कि ये विजिटर को पता लग जाता है कि भैया ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो ये इस पेज का ओनर है या इस आर्टिकल का राइटर है। और जब सर्च इंजन इसके पास आएगा तो उसको इस टैग के ज़रिए पता लग जाएगा कि ये जो पेज है इसका ओनर ये बंदा है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये है। ठीक है जी, आया समझ में? तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप बताता हूं, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड और ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML में एरिया टैग। तो दोस्तों, एरिया टैग क्या है? द एरिया टैग डिफाइन एन एरिया इनसाइड एन इमेज मैप। एक इमेज मैप के अंदर जो है एक एरिया को डिफाइन करने के लिए, एक क्षेत्र को डिफाइन करने के लिए एरिया टैग का इस्तेमाल किया जाता है। एन इमेज मैप इज एन इमेज विद क्लिकेबल एरियाज, यानी कि जो इमेज मैप जो होता है वो एक्चुअल में एक इमेज ही होती है, लेकिन उसके अंदर एक क्लिकेबल एरियाज आ जाते हैं, अलग अलग हिस्से को क्लिक कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बोले तो आप देखते हैं, आपने कोई इमेज देखी होगी तो सिंपली उस इमेज को हम जब क्या कहते हैं क्लिक करते हैं तो वो पूरी की पूरी इमेज क्लिक होती है। ऐसा तो नहीं है उसके अंदर स्पेशल एरिया को हम क्लिक कर सकते हैं, वो हमें अलग जगह ले जाए, उसके दूसरे इलाके पे क्लिक करें तो हम अलग ले जाए। लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी मैप के अंदर, कभी आप गूगल मैप खोलते हैं तो उसमें आपने दिल्ली पे क्लिक किया तो वो आपको दिल्ली ले जाता है, हरियाणा पे क्लिक किया तो आपको हरियाणा ले जाता है। तो वो काम एरिया टैग के जरिए किया जाता है। द एरिया एलिमेंट इज ऑलवेज नेस्टेड इनसाइड एन ए मैप टैग, यानी कि हमेशा जो एरिया एलिमेंट है वो मैप टैग के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है। नोट, द यूज मैप एट्रीब्यूट इन इमेज टैग इज एसोसिएटेड विद मैप एलिमेंट्स नेम एट्रीब्यूट एंड क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज एंड द मैप। यानी कि जो इमेज टैग है उसका एक एट्रीब्यूट होता है यूज मैप, जो कि मैप से कनेक्ट करता है नेम एट्रीब्यूट के जरिए, और एक इमेज और एक मैप के बीच में, मैप टैग के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ठीक है जी, अब ये एरिया टैग है तो इसके कुछ अपने एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। पहला एट्रीब्यूट्स है href। href का मतलब है स्पेसिफाई द हाइपरलिंक टारगेट फॉर द एरिया, यानी कि href के अंदर हम हमेशा वो लिंक देते हैं जिसे हमें वहाँ पे उस अपने यूज़र को टारगेट करना है। ठीक है जी, और alt यानी कि अल्टरनेटिव, अल्टरनेट स्पेसिफाई एन alternate text for the area required if the href attribute is present। यानी कि alternate का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने href attribute का इस्तेमाल किया हो। अगर हम href attribute का इस्तेमाल नहीं करते तो हम alt tag attribute का भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि alt attribute हमेशा तब यूज होता है, मान लीजिए आपका जो लिंक है वो ना मिले तो उस वक्त यूजर को उसके बारे में क्या दिखाई दे वो alt टैग के जरिए डिफाइन किया जाता है। और क्या कहते हैं, जो सर्च इंजन है उनको भी इसी alt टैग के जरिए पता लगता है कि जो ये जो लिंक दिया हुआ है वो किस बारे में है। ठीक है जी, उसके बाद
तीसरा जो उसका एट्रीब्यूट है वो है शेप, स्पेसिफाइंग द शेप ऑफ द एरिया, यानी कि जो एरिया का जो शेप है किस तरीके का है, वो शेप जो एट्रीब्यूट है उसके जरिए पता लगता है कि इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगल है, गोल है, चौकोर है, कैसा है। ठीक है। और कोड स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेट ऑफ द एरियाज, यानी कि उसकी कोऑर्डिनेट कैसी है वो कोड के अंदर हम डालते हैं कि वो जो शेप है हमारी उसमें कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो हम इसके कोड के अंदर हम डालते हैं। और शेप अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें कोड भी यूज करना ही होगा, ये दोनों एक दूसरे से टाई अप है। अगर शेप यूज कर रहे हैं तो कोड भी यूज करना, कोड यूज कर रहे हैं तो शेप भी हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब चलिए हम एक बार थोड़ा सा प्रेस को प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम अपना नोटपैड प्लस प्लस खोलते हैं, यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, टाइटल मैंने डाला हुआ है, टैग मैं थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो उनको टाइप करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इमेज टैग को इंसर्ट करते हैं। ये इमेज टैग क्या है इसके बारे में आपको जब इसका नंबर आएगा तब बताऊंगा, फिलहाल अभी इमेज टैग इंसर्ट करते हैं। तो सर्च में हम अपने इमेज का डाल देते हैं। इसके बारे में, इमेज टैग के बारे में ज़्यादा मैं जब उसका नंबर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे डालते हैं उसका, हमारी इमेज है जिसे हम इंसर्ट करेंगे अपने पेज के अंदर, डालते हैं। ठीक है जी, ये तो आ गई हमारी इमेज। अभी आपको फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये पूरा बैकग्राउंड इसका जो वाइट है, लेकिन ये इमेज सिर्फ इतनी ही है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से लेके यहीं तक ये इमेज है। ठीक है। तो लेकिन अगर हम इमेज पे और कहीं पे भी देखें, अभी फिलहाल ये हम इस पे कहीं पे भी क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो एरिया टैग इनको अलग अलग डिफाइन करेगा और हमें बताएगा कि हम इसे कैसे क्लिकेबल बनाए, जैसे मैप के अंदर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम एरिया टैग के जरिए डिफाइन करते हैं। एरिया टैग सिंगली यूज किया जाता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इसका पहला एट्रीब्यूट यूज करेंगे href। उसके बाद हम इसका दूसरा एट्रीब्यूट यूज करेंगे alt। उसके बाद हम इसका तीसरा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है शेप। उसके बाद हम इसका चौथा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो है कोड्स।
ठीक है जी। तो href के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे एक लिंक डाल देते हैं, इसको हम फिलहाल सेव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने 2-3 पेज बनाए हुए हैं, आप दिखा देता हूँ। इसमें सिंपल इमेज इंसर्ट की हुई है पहले से ही मैंने। सेकंड पेज पे ये ऐसे प्रैक्टिकली दिखाने के लिए, आपको जरूरी नहीं है आप वहाँ पे इमेज में इमेज ही लगाएं। आप यहाँ पर लिंक, कोई भी लिंक आप इधर किसी भी चीज का लिंक दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर देता हूँ, क्या नाम है उसका, 01। ठीक है जी। अब ये हमने यहाँ पर लगा दी है, लेकिन वो कहाँ पर आएगी ये चीज हम डिफाइन करेंगे अभी। एल्ट यहाँ पर मैंने दे दिया इसको 01, ठीक है। और शेप, अब शेप में भी अलग अलग वैल्यूज होती हैं, शेप में अलग अलग वैल्यूज दी जाती हैं। यहाँ पे दे देते हैं हम आपको, पहली होती है रेक्ट, ठीक है जी। शेप जो है उसका जो पहली वैल्यू होती है वो होती है रेक्ट। रेक्ट का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, यानी कि आयताकार, जैसे कि ये है। अब शेप इसकी कैसी है, रेक्टेंगुलर है। ये एक स्क्वायर है, ये एक सर्कल है, ठीक है जी। तो पहली होगी रेक्टेंगुलर और दूसरी होती है इसकी सर्कल। सर्कल से तो आप समझ ही गए होंगे। सर्कुलर यानी कि एक गोल। ये जो शेप है वो चौकोर है, आयताकार है या फिर गोल है, ठीक है जी। ये तो हो गई दो शेप, लेकिन इसके साथ में एक वैल्यू और होती है उसकी, वो होती है पॉली। अब जो यानी कि चौथी होती है पॉलीगनल वैल्यू, यानी कि बहुभुज। जैसे ये तो यहाँ पे अब जरूरत हो ना हर कोई गोल हो या फिर आयताकार हो या फिर प्योर चकोर में हो, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी इमेज हो सकती है। थोड़ा सा इधर कोना निकल रहा हो उसका, इधर कोना निकल रहा हो, इधर कोना निकल रहा हो, काफी बहुभुज यानी कि काफी सारे भुजाएं हो या फिर काफी सारे कोने उसमें निकले हुए हों। तो ऐसी चीजों को डिफाइन करने के लिए, ऐसी शेप को डिफाइन करने के लिए पॉली जो वैल्यू है उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इस ट्यूटोरियल में रेक्ट और सर्कल के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कैसे डिफाइन किया जाता है। अगर हम और पॉली के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इसके बारे में अभी बताऊंगा तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सर्कल हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर हो गया, ये आयताकार हो गया, ठीक है जी। अब इसमें शेप में हमारी जो पहली वैल्यू है वो है रेक्ट, ठीक है जी। तो पहली वैल्यू हमने, हमारी जो शेप यहाँ पे है ये है रेक्ट। रेक्ट बहुत ही आसान है, रेक्ट हमने डाल दी। अब जो रेक्ट है उसमें 4 वैल्यू डलती हैं। कौन कौन सी? लेफ्ट, टॉप, राइट
और है जी बॉटम। बॉटम ठीक है जी, यानी कि लेफ्ट साइड में सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद में टॉप, उसके बाद में राइट, उसके बाद में बॉटम वैल्यू डलती है। और जो कोई भी इमेज होती है उसकी जो इस साइड में जो वैल्यू होती है, इधर ऊपर कॉर्नर के साइड में, वो 0 0 होती है। हमेशा उसकी पहले इस साइड से ही वैल्यू आंकी जाती है। ठीक है जी। अब आप ये वैल्यू आंकेंगे कैसे, तो उसका काफ़ी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो इजी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस इमेज को आप पेंट में खोल लीजिए। ठीक है जी। पेंट में खोलने के बाद में आपको कोड्स के अंदर वो वैल्यू डालनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट की डालनी है। तो हम पहले किसको लें, पहले हम लेते हैं 1 नंबर, हमारा लिंक है 1 नंबर, कौन सा है जी हमारा 1 नंबर, हमारा स्क्वायर का है, तो हम इसी को ले लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले लेफ्ट की वैल्यू, तो स्क्वायर पे अभी यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारी वैल्यू है वो हमारी लेफ्ट की वैल्यू, इसके कॉर्नर की। ठीक है जी। तो ये वैल्यू हम कैसे डिफाइन करेंगे, आप यहाँ पे नीचे देखिएगा। अभी यहाँ पे मैं लेके आता हूँ इसका पॉइंट का कर्सर, तो नीचे आपको दिखाया होगा 250 और 317 पिक्सल्स, यही वैल्यू वहाँ पे हमें डालनी है। लेकिन जब यहाँ पे होता है तो ये जो 248 जो आ रहा है ये हमारी लेफ्ट की वैल्यू है, और 317 ये हमारी टॉप से वैल्यू है। ये सिर्फ दो, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, ये 2 वैल्यू जो आ रही हैं, ये एक इस साइड से वैल्यू नाप रहा है और एक ऊपर से नीचे की साइड में वैल्यू नाप रहा है। तो हमें लेफ्ट वाली लेनी है, तो लेफ्ट वाली सबसे पहले वाली कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी 249। ठीक है जी। ये 249 यहाँ तक 249 ही रहेगी, ऊपर से लेके नीचे तक जो यहाँ पे है ना 249 ये आगे पीछे हो रहा है, सबसे दिक्कत आ रही है। ये 249 के आसपास ही रहेगी हमारी। ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे पहली वैल्यू डालनी है 249। ठीक है जी। उसके बाद में कोमा, दूसरी वैल्यू हमें लेनी है टॉप। कौन सी लेनी है जी हमें, टॉप। टॉप की जो वैल्यू है वो यहाँ से हम टॉप से कहीं से भी ले सकते हैं, कहाँ पेंट टॉप में हम कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम अगर लेके आए तो जो हमारी राइट साइड वाली है 222, जो 222 है ये हमारी टॉप की वैल्यू है। तो यहाँ हम टॉप की वैल्यू डाल देते हैं 222। ठीक है जी। उसके बाद हमारी आती है राइट की वैल्यू। तो राइट की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा जाएंगे, यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे 310, यानी कि यहाँ पे है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा 454। जो पहली साइड में जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो इस साइड से वाली वैल्यू हमारे को राइट में चाहिए, तो वो है हमारी 453। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 453। ठीक है। उसके बाद में हम चौथी वैल्यू डालेंगे जो है हमारी बॉटम। तो बॉटम की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ बॉटम पे हम लेके आएंगे कर्सर को ऊपर। तो जो राइट वाली वैल्यू है 413। ठीक है जी। वो जो 413 है राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में वैल्यू है, एक राइट साइड में वैल्यू है। तो राइट साइड वाली बॉटम की है और टॉप की है, लेफ्ट साइड वॉल्यूम राइट की है और लेफ्ट की है। ठीक है जी। तो उसे हम लेंगे 413। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं, हमेशा एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए यहाँ इमेज पे हम जैसे हम इस वैल्यू पे आते हैं तो यहाँ पे एक हाथ का निशान बना हुआ आ जाता है, यानी कि ये एक लिंक बन चुका है। इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के साथ जो हमने यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ था, चाहे आप यहाँ पे तो किसी वेबसाइट का दे सकते हैं, मैंने ऑफलाइन अभी यूज कर रहा हूँ, मैंने फिलहाल ऑफलाइन एक वेब पेज का दिया। अगर आप चाहे तो google.com या और कुछ दे सकते हैं जो आपका दिल करे। ठीक है जी। ये बहुत ही आसान था, बहुत ही ईजी था। इस पर हमने क्लिक किया,
लेकिन अभी ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल ये अभी क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, ये तो स्क्वायर था, ये हमने कर दिया। अब ये देखिए ये क्लिकेबल नहीं है, चलिए इसे क्लिकेबल बनाते हैं हम। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पेज सेकंड ले लिया, सेव कर दिया। शेप रेक्टेंगल ही रखते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार से इसके 4 ही कोने हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है दूसरी शेप लेने की। और कोड्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट है वो हम कैसे डालेंगे, पहला वही यहाँ से लेफ्ट से एक वैल्यू उठाई, कितनी है इसकी लेफ्ट में 363, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू डाली, पहली वैल्यू डाली इसकी 363। ठीक है जी, बाकी वैल्यू हम उड़ा देते हैं फिलहाल अभी 363, उसके बाद दूसरी वैल्यू जो होती है वो टॉप की होती है। टॉप पे हमने यहाँ पे कुछ पिक्सल्स के पास ले गए उसको, टॉप की वैल्यू होगी 53। इसके बाद इसकी राइट साइड की वैल्यू हमने ले ली, राइट साइड की हो गई इसकी 728, 728। उसके बाद हम इसकी बॉटम की वैल्यू ले लेते हैं, बॉटम की वैल्यू हो गई इसकी 175 पिक्सेल्स, 175। कंट्रोल एस इसको सेव किया, इसे रिफ्रेश किया और आप देखिए अभी फिलहाल जी आपने भी उसी पेज का ले लिया क्या? अच्छा, वहाँ पे हमने 2 दे दिया, यहाँ पे हमने 2 नहीं दिया था। रिफ्रेश किया, 2 नंबर हमारा वो है गोलाकार, तो भैया हम इसको सर्कुलर है तो इसको हम 3 नंबर दे देते। रिफ्रेश किया, देखिए हमारी ये इमेज आ गई। ठीक है जी, ये तो हो गया रेक्ट का। अब होता है थोड़ा सर्कुलर का। सर्कुलर का क्या हिसाब किताब है? सर्कुलर की जो वैल्यू डलती है वो होती है सेंटर की वैल्यू, उसके बाद राइट की वैल्यू, उसके बाद में उसका रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस आपको निकालना आता ही होगा। रेडियस, सर्कुलर का रेडियस कैसे निकालते हैं, चलिए मैं बताता हूँ रेडियस कैसे निकालते हैं। सेंटर, तो जी हम इसके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको 2 में बदल देते हैं, यहाँ पे इसको 2 ही रहने देते, इसको 3 कर देते हैं। ठीक है जी, यहाँ शेप जो है रेक्टेंगल की जगह, रेक्ट की जगह हम यहाँ पे शेप करते हैं सर्कल। अब सर्कल आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या है? कोऑर्डिनेट का फार्मूला पहले सेंटर की वैल्यू डालो, उसके बाद राइट की वैल्यू डालो और उसके बाद में रेडियस की वैल्यू डाल दो। ठीक है जी, तो x यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, आप x की यहाँ से भी ले सकते हैं, सेंटर हो गया, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इसको यहाँ से टॉप से भी ले सकते हैं, यहाँ से आपका दिल करे वहाँ से ले, राइट की जरूरी नहीं है, x और y वैल्यू में होता है। तो राइट साइड में लेके चलता हूँ फिलहाल इसको। तो इसका जो सर्कल है वो कर्व बॉक्स इसके आसपास होगा। तो इसका सर्कल कितना हुआ? लेफ्ट से हमने सर्कल लिया है इसका 160। ठीक है जी, अगर आप टॉप की वैल्यू लें, अगर आप टॉप से वैल्यू ले रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू, तो 119 लीजिएगा इसका सर्कल। अगर आप राइट साइड की वैल्यू, नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है वो राइट साइड वाली लें, तो लेफ्ट से इसकी पहली वैल्यू लिए। तो पहली वैल्यू है इसकी, यहाँ पे हम ले लेते हैं थोड़ा सा 160 के आसपास। तो 160 इसकी वैल्यू होगी। फर्स्ट वैल्यू कितनी होगी इसकी? 160। ठीक है जी, 160 होगी इसकी पहली वैल्यू। और
सर्कल 160 का यहाँ कितने पे लिया था मैंने 121, तो यहाँ 120 और 121 ही ले लेते हैं हम। ना सॉरी 121 गलत, दिमाग काम नहीं करा मेरा। टॉप से इसकी राइट की वैल्यू आएगी 121 पॉइंट का था 243। ठीक है जी। अब हमने इसकी लेफ्ट की वैल्यू ले ली, सॉरी सेंटर की, हमने इसकी सेंटर की वैल्यू ले ली और इसकी राइट की वैल्यू ले ली। ठीक है जी। लेकिन अब हमने इसके ऊपर इसका रेडियस निकालना है। तो जी रेडियस का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर नहीं है। रेडियस का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका R इज इक्वल टू T डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। R इज इक्वल टू D डिवाइड बाई 2, यानी कि रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2। अब इसका डायमीटर कैसे निकालोगे? अब यहाँ से इसका मैथ के अंदर तो डायमीटर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आप इस सर्कल का डायमीटर कैसे निकालोगे? यहाँ पे थोड़ी ना हमारे को किसी ने कुछ लिख के दिया हुआ है कि इसका ये गोला कितने, जो सर्कल है कितने इंच का है या कितने किलोमीटर का है या कितने, इसकी वैल्यू क्या है, हमारे को कोई वैल्यू थोड़ा ना पता है। तो इसका डायमीटर कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हम यहाँ पे कैलकुलेटर ले लेते हैं इसका डायमीटर निकालने के लिए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं इसकी, ये है 83। ठीक है जी, नहीं सॉरी पहले यहाँ से ले लेते हैं, घटाने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हो गया हमारा 242 और यहाँ पे है हमारा 83। तो हमारा जो टोटल इसका डायमीटर है वो है 159 और 159 यानी कि पहले एक वैल्यू लेफ्ट की वैल्यू ले ली हमने थोड़ी सी उसी सेंटर पॉइंट से, और उसके बाद में राइट साइड की वैल्यू ले ली। तो ये जो होता है ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है इसकी हाफ जो है ये हमारा डायमीटर हो गया। तो डायमीटर हमारा 159 आया, यानी कि टोटल ये 159 पिक्सल का है। तो 159 पिक्सल डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से, इक्वल टू 79.5, यानी कि हम इसको 79 ही डाल देते हैं। 79 या आप इसे 80 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसे देखें यहाँ पे भी फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं है। जैसे हम इसे रिफ्रेश करते हैं, एक सेकंड, सेव नहीं किया सर मैंने, सेव कर दिया। कोड 252 शेप एरिया 2 शेप सर्कल कोर्स में 160। ठीक है जी, रिफ्रेश किया, कुछ वैल्यू में गड़बड़ाई है, हमने वैल्यू ढंग से नहीं ली है शायद इसके। वन 161, एक सेकेंड, 242 83 डायमीटर डिवाइड बाई 2। एक सेकंड में जरा इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, शायद रेडियस मैंने गलत निकाल लिया है इसका। मैं वीडियो को एक बार पॉज करता हूँ जी। तो उसकी सॉरी जो मैंने बोला था उसमें एक्चुअल में x और y वैल्यू डलती है, यानी कि x जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर जो हम सेंटर लेते हैं, तो ये जो पहली वैल्यू होती है ये हमारी x होती है, दूसरी जो वैल्यू होती है ये हमारी y की वैल्यू होती है। तो हमने इसका सेंटर लिया यहाँ पे 160 और 120 के आसपास
हम यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम इसको, 120 हो गया, 160, 159 इसका जो सेंटर है, सेंटर नहीं आया, थोड़ा सा और सेंटर लेना पड़ेगा। 160 और 120 जो है वो इसका सेंटर है। तो यहाँ पे हमने 160 और 121 की जगह अगर हम इसको 120 भी कर देते हैं तो अब आप इसे रिफ्रेश कीजिए, ये देखें, ये जो है इसका रेक्टेंगल जो है इसका वो पूरा क्लिकेबल हो चुका है। ठीक है जी। तो हमें जो यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी होगी, मेजरमेंट लेफ्ट और राइट की नहीं देनी होगी, वो हमें यहाँ पर वैल्यू जो देनी होगी वो x और y की वैल्यू देनी होगी। ठीक है जी। यानी कि x और y क्या हो गया हमारे, जो हम यहाँ पे सेंटर पे लेके आते हैं, जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी x होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमारी y की वैल्यू होती है। ठीक है जी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पॉलीगनल टैग के एट्रीब्यूट के बारे में सिखाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुपमा और HTML की अपने अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो मेरे वीडियो तो उन्हें शेयर और लाइक जरूर करें। लाइक के साथ में थोड़ा शेयर भी कर दिया करो यार, हिम्मत होती है हमारे को भी कि हमें कोई पसंद कर रहा है, हमें कोई देख रहा है, हमें कोई सुन रहा है। हाँ, हालांकि मेरी आवाज़ थोड़ी बोरिंग सी लगती है कई बार, लेकिन फिर भी समझाने का तरीका होता है, आवाज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज पिछली वीडियो में मैंने आपको एरिया टैग के बारे में बताया था, ठीक है, और एरिया टैग के एरिया टैग की जो एट्रीब्यूट है शेप, उसके जो दो वैल्यूज हैं रेक्ट और सर्कल, इनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। कि रेक्ट जो होता है उसके अंदर हम जो कोड है उसके अंदर लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम की वैल्यू लेते हैं, और जो सर्कल है इसके अंदर हम जो है x और y यानी कि जो एक सेंटर पॉइंट होता है वहां पर जो x और y की वैल्यू जो होती है सेंटर के अंदर जाकर, ठीक है, वो हम वैल्यू लेते हैं एक साथ। उसके बाद में उसका रेडियस जो होता है वो हम डालते हैं, 3 वैल्यू इसके अंदर डलती हैं और 3 वैल्यू से वो सर्कल जो है क्लिकेबल हो जाता है। रेडियस जो निकालने का तरीका है मैंने आपको बताया था, r इक्वल टू d डिवाइड बाई 2। डायमीटर जो होता है वो कैसे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने के बाद हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे पॉली यानी कि पॉलीगनल वैल्यू के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो यहाँ पर जरूरत नहीं है तो हम अपना मेन पेज खोलते हैं। मेन पेज में भी फिलहाल वही है, हम जरा इसको चेंज कर देते हैं। हमने पॉली की अलग इमेज ले रखी है। पॉलीगन यानी कि बहुभुज हिंदी में बोलते हैं, जिसमें काफी सारी भुजाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एक साथ नहीं है उनकी, ना तो ये गोल है एक तरफ से, ना ये स्क्वायर में है, ना ये रेक्टेंगुलर है कि इसको किसी भी तरह से नापा जाए जैसे ये है। इसके अलग अलग भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग भुजाएं हैं इनकी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन सभी को जो है वो क्लिकेबल बनाएंगे। ठीक है जी। तो हम इसको एक काम करना है, इसको पेंट में और खोल लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पेंट के जरिए हम की वैल्यू x और y की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी होती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमें जो इसकी जो वैल्यू डालनी होती है, पहले तो इस पेज को हम ऐड कर लेते हैं अपने इसमें, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से टेक्स्ट। ठीक है जी। यहाँ पर हम इमेज है वो डालते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं।
ठीक है जी, ये रिफ्रेश हो गया और यहाँ पर हम इसका भी नाम भी जो अल्टरनेट है वो भी चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, अब लिंक वही लिंक मैंने आपको बताया था, आप चाहे तो यहाँ पे हैश दे सकते हैं अगर आपके पास कोई लिंक नहीं है तो सिर्फ क्लिकेबल रहेगा। और उसके बाद में अल्टरनेट यानी कि उसका एल टैग का यूज़ करके हम कौन सा अल्टरनेट टेक्स्ट जो है हम वहाँ पे देना चाहते हैं, अगर वो लिंक उसे नहीं मिलता है तो, या फिर उस लिंक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं वो यहाँ पे अल्ट में डाल सकते हैं। शेप में हम डालते हैं यहाँ पे पॉली, पॉली के अंदर जो एक्चुअल में जो वैल्यू डलती है वो होती है हमारी, डिफाइन करने का तरीका होता है, यहाँ पर हमें दो वैल्यू डालते हैं हम, x y और y। ठीक है जी, यानी कि x और y की कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है हम इसके अंदर पॉली के कोड के अंदर हम कोऑर्डिनेट के अंदर हम डालते हैं, x और y की वैल्यू डालते हैं और x और y की वैल्यू डालते हैं। जितने भी उसकी भुजाएं होती है, अभी x और y की वैल्यू है क्या एक्चुअल में, इसके अंदर कौन सी x और y की वैल्यू डलेगी, इसके अंदर एक्चुअल में जितनी भी, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना होता है एक्चुअल में, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, इसके अंदर ज़्यादा मत्थाबच्ची नहीं होती है एक्चुअल में। ये बहुभुज है तो इसमें हमें करना क्या है, ठीक है। अब वैसे तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पे x की ले लेते थे, फिर यहाँ पे y की वैल्यू ले लेते थे, फिर x की ले लेते थे, फिर y की वैल्यू, यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है जी, जूम करने में थोड़ी सी वैल्यू देखने में आसानी हो जाती है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हमें ये जो किनारे हैं इनके, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इसकी जो वैल्यू डलती है, जितने भी किनारे होते हैं ना, हम उन किनारों की वैल्यू डालते हैं। जैसे इसमें कितने किनारे हैं, 5, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे जोड़े के अंदर वैल्यू डलेगी, ठीक है जी। यहाँ पे हमें जोड़े के अंदर वैल्यू डालनी पड़ेगी, x और y जोड़े के अंदर जितने भी उसके किनारे हैं, कॉर्नर्स हैं, उन सब की वैल्यू डलेगी, ठीक है, और वो एक जोड़े के अंदर डलेगी। अगर आप x की वैल्यू डाल देंगे और y की वैल्यू नहीं डालेंगे तो ब्राउज़र अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोऑर्डिनेट को पूरा करने के लिए अपनी तरफ से कोई वैल्यू ऐड कर देगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए हमें x और y दोनों की वैल्यू डालनी होगी। कैसे डालेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप उसमें चाहे कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ टॉप से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, वो कोई कंपलसरी नहीं कि आप लेफ्ट से लें राइट से लें। तो पहला हम लेते हैं इसको, ये जो हमारा इसके अंदर ये वाला हिस्सा है, ये भी देख रहे हैं आप, मैं इसके ऊपर माउस को मारा हूँ तो इस पर कुछ भी हाथ का निशान नहीं आ रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने लिंक दे दिया, एल दे दिया, पॉली दे दिया। कोड के अंदर हम क्या डालेंगे, अब कोड के अंदर जो पहली वैल्यू डालेंगे, चाहे हम यहाँ से डालें, हमें इसके सिर्फ किनारों की वैल्यू डालनी है, ठीक है जी। आप चाहे यहाँ से डाल सकते हो पहला किनारा, चाहे आप यहाँ से डाल सकते हो, चाहे आप यहाँ से डाल सकते हो, वो कोई कंपलसरी नहीं कि आप यहीं से डालोगे। मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जी, फिर यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो पहली जो वैल्यू है मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। अब यहाँ से ले लेते हैं, हम पहले यहाँ से शुरुआत कर देते हैं इसकी। यहाँ पे पहली वैल्यू जो आ रही है आप नीचे देख रहे हैं 82,120, यहाँ पर हमें ये दोनों वैल्यू ही डालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं यहाँ पे हमारी एक वैल्यू डलेगी। तो यहाँ पे हम पहले डालते हैं 82/120, यानी कि हमारा एक कोना पूरा हुआ, एक ही कोना जो था, ठीक है, ये पूरा हुआ। अब हमारा इसमें दूसरा कोना भी है, तो हम यहाँ पे डालते हैं 175 और 55, ठीक है जी, कॉमा 175 देन 55, ठीक है जी। उसके बाद में हमारा तीसरा जो कोना है वो है 266 और 120, आप नीचे देख रहे हैं 266 और
120, जो 266 है वो x की वैल्यू है, और 120 जो है वो y की वैल्यू है। यानी कि जो राइट साइड वाला होता है वो y की वैल्यू होता है, जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो x की वैल्यू होता है। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू डालनी है। तो x की वैल्यू क्या है 266, और y की वैल्यू क्या है 121। तो कोमा 266 कोमा 121। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमें तीसरा लेना है, जो तीसरे की वैल्यू क्या है 231 x की वैल्यू और y की 255। तो हमारा है कोमा 255। ठीक है जी। हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसकी वो इस कॉर्नर की जो वैल्यू है वो है 177 x की वैल्यू, 224 जो है y की वैल्यू, लेफ्ट वाली x की राइट वाली y की। तो 117 117 और 224। तो x की वैल्यू हो गई हमारी जो है 117, और जो y की वैल्यू है वो हमारी हो गई 224। ठीक है जी। सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी देखिए मैं इसको यहाँ तक लेके जाऊंगा, ये क्लिकेबल है। ठीक है, ये किनारा इसका क्लिकेबल है, ये किनारा इसका क्लिकेबल है, ये किनारा के इसका क्लिकेबल है, और उसका ये वाला किनारा भी क्लिकेबल है। ठीक है जी। यानी कि अब ये हमारा एक क्लिकेबल हो गया है। ठीक है जी। अभी फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं है। ठीक है, अब लेते हैं हम इसके अंदर दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है, उसके लिए हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं। इस वैल्यू को हम हटा देते हैं। हमारी जो दूसरी इमेज है वो ये है रेक्टेंगल, सॉरी ट्रायंगल, त्रिकोण है। तो इसमें पहली वैल्यू हमने यहाँ पे ली 299,222। ठीक है जी, 299। ठीक है जी। ये हमारी x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। यानी कि पॉलीगोनल के अंदर जितने भी कोने होते हैं, ये जो कोने होते हैं ना, हमें ये कोने डालने होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोने थे। ठीक है, इसके अंदर जितने भी कोने होंगे उन सबकी वैल्यू हमें डालनी होगी। एक एक मैं इसके जरिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये है, ये है, ठीक है, ये है, स्टार है, ये है, इन सब के बारे में आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे डलेगा, कितनी वैल्यू किस किस की डालनी पड़ेगी। तो इसका हो गया हमारा भैया 299,222। ठीक है, दूसरी वैल्यू हमने यहाँ के ले ली 289,59, 289,59। ठीक है जी, सेव भी कर देता हूँ साथ के साथ। तीसरी जो वैल्यू है वो यहाँ की कितनी है 477,223, 477,223। सेव किया कंट्रोल एस से, इसे रिफ्रेश किया और आगे देखें ये भी क्लिकेबल हो गया है। क्लिक किया, क्लिक किया। ठीक है जी, ये भी हमारा क्लिकेबल हो गया है। अब हमारा जो स्टार है इसकी हमें वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू हम लेंगे स्टार में, यहाँ से ऊपर से लेंगे। पहले हम एक वैल्यू ले लेते हैं, इसके टॉप की वैल्यू ले लेते हैं। टॉप में है 518 और 7। तो इसको कॉपी किया,
ठीक है जी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम उसको देते हैं, उसकी अलग अलग वैल्यूज देते हैं। तो उसकी पहली वैल्यू क्या थी? पहली वैल्यू 519 और 7। ठीक है, उसके बाद में है उसके ये हो गया, तो उसके बाद एक कोना उसका ये हो गया। हम इसकी नहीं लेंगे डायरेक्ट, अब हम ये लेंगे। ये क्या है? 536 और 61। ठीक है जी, उसके बाद उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद में हमारी वैल्यू जो हो गई दूसरी वाली पॉइंट की हो गई 587 और 81। 587 81। उसके बाद हमारी जो वैल्यू है वो होगी 535 और 99। 535/99। ठीक है जी, उसके बाद हमारी जो वैल्यू है कहाँ गया? ये वाले की ले ली, कितनी वैल्यू हो गई हमारी? 537 और 99 हो गया। अब हमारा ये वाला हो गया 519 और 154। 519,154। ठीक है जी, उसके बाद में हमारा हो गया 519,154 हो गया। उसके बाद हमने ये ले लिया 501 और 100। 501 और 100। 501,100। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू ले ली यहाँ से 450 और 81। 450 81। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके कितने कोने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी हमें उसके ही उतने ही कोने हमें इसको बनाने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 8वां भी रह गया है, वो है ये 501 और 61। सेव कर दिया इसको। ठीक है जी, 8 हो गया हमारा। अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा ये भी क्लिकेबल हो गया है। ठीक है जी, और कोशिश यही करें कि जब भी आप शुरुआत करें तो सबसे पहले टॉप वाले की ही वैल्यू आप लें। ठीक है, जो टॉप का जो पॉइंट होता है एक्स और वाई उसी को पॉइंट करें। ठीक है, देखिए आपका बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल क्लिकेबल हो चुका है। अभी ये फिलहाल ये क्लिकेबल नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, मैं इन दोनों के बारे में, इनके और इनके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें भी आपको ऐसे करना है, पहले इसको लेना है, उसके बाद इसको लेना है, फिर इस किनारे को लेना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। ये सब लेते के साथ ही आप वापस आपका ये भी क्लिकेबल हो जाएगा। चलिए इसको भी करके दिखा देते हैं आपको। एरो की को शार्प, इसको कोऑर्डिनेट को हटा देते हैं फिलहाल। इसके हम चढ़ इसको थोड़ा फटाफट ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ का पॉइंट लेते हैं 661 76। 661 76। ठीक है जी, उसके बाद में दूसरी वैल्यू है हमारी 662 661 662 114।
662,114। अगली वैल्यू 763,115। 763,115। 764,197। 764,197। 663,198। 663,198। यहाँ पे 661,237। 661, 237, ये वैल्यू हो गई 661,237। उसके बाद हमने ये वाले कोने के लिए 553,157। 553,157। कंट्रोल से सेव किया, रिफ्रेश किया और आपका ये जो है ये भी क्लिकेबल हो गया। आप देख सकते हैं इस वक्त ये भी क्लिक हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको क्लिक कर सकते हैं, इसको क्लिकेबल बना सकते हैं और इसको भी क्लिकेबल बना सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन। आप बेटर आपको ये रहेगा कि अगर आप ऊपर से शुरू करते हैं तो एकदम परफेक्ट शेप आती है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप को जो मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, स्टैक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, जैसे पिछले वीडियो जो मैंने जो सिखाए हैं उनको अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, इन्हें शेयर करें और इन्हें लाइक करें। आपकी कमेंट, आपकी शेयरिंग और आपके लाइक्स हमारे हौसला अफजाई करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं हम और ट्यूटोरियल बनाएं और आपको सिखाएं। और दूसरी चीज़, मैं जो भी सिखाता हूँ फ्री सिखाता हूँ, किसी से किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लेता हूँ। जितना भी सिखाता हूँ वो टोटल फ्री सिखाता हूँ। ओके जी, थैंक यू। शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, आपकी रातें अच्छी हो, आप कुछ जीवन में कामयाब हो जाए, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार और अपने इस HTML के अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था HTML के एरिया टैग के बारे में और उसके href एट्रीब्यूट, alt एट्रीब्यूट, शेप एट्रीब्यूट और कोड्स एट्रीब्यूट के बारे में। आज हम जानेंगे उसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो कि है डाउनलोड। डाउनलोड एट्रीब्यूट specifies that the target will be downloaded when a user click on the hyperlink। यानी कि जो हम href के अंदर जब डाउनलोड टैग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहते हैं कि जब यूजर उसके ऊपर क्लिक करे तो वो लिंक जो हमने उसे दिया है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। देखते हैं, ये हमारी वो फाइल है जो हमने पहले यूज़ की थी। तो इसमें से हम एक काम करते हैं, इन्हें हटा देते हैं यहाँ तक। ठीक है जी, अब उसके आगे हम इसको यूज़ करते हैं। सेव करते हैं और इसे रन करते हैं यहीं से गूगल क्रोम में डायरेक्ट।
देखिए नीचे जो फाइल है हमने जो चाहा था वो डाउनलोड हो गया। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं ये वाली इमेज डाउनलोड हो जाए, सिर्फ इस मान लीजिए ये इमेज है, हम चाहते हैं ये डाउनलोड हो जाए, तो हम कैसे करेंगे? href में हम डालेंगे यहाँ पर img/03.jpg, सेव किया, रिफ्रेश किया और पहले हमारे यहाँ पे जो पेज हमने यहाँ पे लगाया हुआ था डाउनलोड के अंदर वो आता है, और जब हमने यहाँ पर इमेज लगा दी या हम कोई वीडियो लगाते हैं तो डाउनलोड के अंदर वो आता है। ठीक है जी। जो हमारा नेक्स्ट है वो है hreflang, यानी कि स्पेसिफाई द लैंग्वेज ऑफ द टारगेट यूआरएल। ठीक है जी। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है? इसके जरिए हम हमारे ब्राउज़र को ये बताते हैं या हमारे सर्च इंजन को ये बताते हैं कि जो हमने लिंक या यूआरएल हमने जो दिया है उसकी लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, तेलुगु है, भोपाली है, या फिर और किसी कंट्री की लैंग्वेज है, फिलीपींस की है, चाइनीज़ है, क्या है। तो स्पेशली इसके लिए हम इसको फिलहाल डाउनलोड को हटा देते हैं। इसके लिए डालेंगे हम hreflang इक्वल टू डबल कोट के अंदर यहाँ पे हमें जो लैंग्वेज होती है उसके 2 कोड लिखने होते हैं। जैसे हिंदी है तो HI, ठीक है जी, इंग्लिश है तो EN, चाइनीज है तो CH। ठीक है जी। सिर्फ 2 डिजिट लिखने होते हैं उस लैंग्वेज के, और वो हमसे ये एक्चुअली यूजर के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ सर्च इंजन्स के लिए होता है कि ये लिंक जो है वो कौन सी लैंग्वेज का है। उस एट्रीब्यूट के जरिए सर्च इंजन्स को हमारे पता चलता है। ठीक है जी। चौथा है हमारा टारगेट। टारगेट के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द टारगेट यूआरएल, यानी कि आप क्या चाहते हो। जैसे मैं इस पर अभी फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ तो उस पर वो आ गया बेचारे पे। ज़रा यहाँ पे इस पर हटा देता हूँ JPG, यहाँ पे डाल देता हूँ 01.html। सेव कर दिया इसको। रिफ्रेश नहीं किया, सॉरी। ठीक है जी। जैसे हमने इस पर क्लिक किया ये अंदर चला गया इसके। ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे कोई यूज़र इस पर क्लिक करे वो यहाँ पे नेक्स्ट टैब के अंदर खुल जाए। तो हम क्या करेंगे? हम उस टारगेट का यूज़ करेंगे, टारगेट एट्रीब्यूट का। टारगेट इक्वल टू, इसमें यहाँ पे वैल्यू देनी होती है हमारे को 4 अलग अलग। ठीक है जी। पहली होती है ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक, तीसरी होती है अंडरस्कोर पेरेंट, तीसरी होती है अंडरस्कोर सेल्फ, और चौथी होती है अंडरस्कोर टॉप। पेरेंट और टॉप कई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर हम टारगेट ब्लैंक लेते हैं या फिर सेल्फ लेते हैं। सेल्फ का मतलब है इस पेज में खुला है तो ये इसी पेज में खुला रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सेट होता है। तो हम जो ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं वो होता है अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है जी। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब होता है जिसको हमने क्लिक किया है। अब इसको जैसे मैं इस पर कोई यूज़र क्लिक करे तो वो नेक्स्ट पेज में खुले। देखिए अब यहाँ पे आ गया। पहले जब मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो उसी टैब के अंदर खुल रहा था, और ये फिलहाल अब दूसरे टैब के अंदर खुल रहा है। ठीक है जी। सातवां हो गया। उसके बाद इसका 8वां एट्रीब्यूट जो है वो है टाइप एट्रीब्यूट। द टाइप एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द इंटरनेट मीडिया टाइप ऑफ द टारगेट यूआरएल, यानी कि जो टाइप एट्रीब्यूट है वो सर्च इंजन्स को ये बताता है कि जो हमने यूआरएल डाला है उसका मीडिया टाइप क्या है, क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं वापस वही डाल देता हूँ
ठीक है जी, ये आ गई, ये जेपीजी खोल दी इसने फिलहाल। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा यानी कि मैं अपने सर्च इंजन को बताऊंगा कि जो मैंने ये लिंक दिया हुआ है ये एक इमेज फाइल है और जेपीजी फॉर्मेट में है। ठीक है जी, तो टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम हमेशा तभी यूज करते हैं जब हम href के अंदर कोई लिंक देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो एरिया टैग है यहाँ पे क्लोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इसके नए दूसरे एट्रीब्यूट और नए टैग्स के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुभ रात्रि और शेयर कीजिए। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुप कुमार और HTML के इस अगले ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टैग है या एलिमेंट है वो है आर्टिकल टैग या आर्टिकल एलिमेंट। द आर्टिकल टैग स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। ठीक है जी, यानी कि आर्टिकल टैग का जो स्पेसिफाई है वो बेसिकली जो सर्च इंजन्स को प्रोवाइड होता है कि ये जो चीज़ इसके अंदर वेबसाइट या वेब पेज के अंदर जो है वो क्या है। सर्च इंजन्स के लिए इन टैग्स के जरिए पता लगाता है, कोई आदमी तो वहाँ पे रीड करता नहीं है, तो सर्च इंजन को पता लगता है कि ये जो है ये एक आर्टिकल है या फिर ये हेडिंग है या फिर ये क्या है। तो आपने जैसे देखा होगा अलग अलग पेज पे या अलग न्यूज़ की वेबसाइट पे चले जाते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी न्यूज़ लगी होती हैं। न्यूज़ होती हैं, अलग अलग छोटे छोटे आर्टिकल लगे होते हैं, तो वहाँ पे आर्टिकल टैग का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल ब्लॉग्स के अंदर, कमेंट के अंदर, इन सब जगह पर आर्टिकल टैग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सर्च इंजन को पता लगता है एक आर्टिकल है। ठीक है जी, इसके लिए हम चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। इसका बेसिकली है ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक है जी। यहाँ पे हम लेते हैं एक HTML का टैग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पर हम H1 को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं पैराग्राफ, एक पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा कोई टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं, कॉपी देन पेस्ट। इस टैग को हम यहाँ से हटा देते हैं फिलहाल। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ से हम इसको टैग को हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, सेव किया, इसको रन करते हैं। आर्टिकल टैग के अंदर सबसे पहले ये पता लगेगा कि इस आर्टिकल की हेडिंग है और ये उस आर्टिकल का कंटेंट है। ये जो कंटेंट है ये एक आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। इसी तरीके से हम दूसरा आर्टिकल देख सकते हैं, इसी तरीके से हम तीसरा आर्टिकल,
लिख सकते हैं। एक आर्टिकल को लिखने के लिए प्रोफेशनली उसे एक आर्टिकल टैग के अंदर डाला जाता है, जिससे सर्च इंजन को ये पता लगता है कि ये एक आर्टिकल लिखा गया है। ठीक है जी। और इससे पहले जो मैंने आपको एड्रेस टैग बताया था, वो एड्रेस टैग जब आर्टिकल के बाद में हम आर्टिकल के अंदर यहाँ पर यूज़ करते हैं, तब सर्च इंजन को ये पता लगता है कि जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसका जो राइटर है वो ये शख्स है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आर्टिकल टैग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।